नमस्कार साथियों, मैं सुबेश सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्वार भाटा की, यानी कि टाइड्स और ईप्स की। ये क्या है, ये ज्वार भाटा कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, कब कब आते हैं, इन सब बातों को जानेंगे। और कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कितना तीव्र होता है, मतलब इसका क्या पूरा डिटेल में हम लोग ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। जो कि ज्वार भाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं ज्वार भाटा को आज सेलेक्ट किया हूँ। आज की क्लास में हम ज्वार भाटा को जानेंगे। ज्वार भाटा वैसे आप जनरली कई बार इसका नाम सुने होंगे, ज्वार भाटा आया है या ज्वार भाटा सुनते होंगे। और कई लोगों को ये मतलब कि कुछ और चीज़ों को समझते हैं कि वो ज्वार भाटा है। तो आज ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या होता है ज्वार भाटा, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे। उसके पहले कि हम लोग के टॉपिक शुरू करें, आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में अगर आप पीछे की क्लास अगर मिस कर चुके हैं तो आप वहां पीछे की क्लास प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उसे भी आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स, ये क्या होते हैं। पहले तो इन्हें जानेंगे कि ज्वार भाटा क्या होते हैं। तो दोस्तों, ज्वार और भाटा ये दो चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। ज्वार अलग होता है, भाटा अलग होता है। अक्सर हम जनरली ज्वार भाटा बोलते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि ज्वार अलग होता है और भाटा अलग होता है। ज्वार क्या होता है, हमें पता है ये महासागरों या सागरों की स्थिति है। ये महासागरों और सागरों में ये कंडीशन होती हैं, ये गतिविधियाँ सागरों और महासागरों में होती है। अब ये कब ज्वार होता है, कब भाटा होगा, किस गतिविधि को, किस एक्टिविटी को हम ज्वार भाटा बोलेंगे, इसे पहले जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महासागर या सागर कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा उसमें हलचल होती रहती है। आप ये तो जानते हैं कि महासागर का जल जो होता है स्थिर नहीं रहता है। कभी वो लहरें आती रहती हैं, तो कभी उसमें धाराएं उत्पन्न होती हैं, कभी सुनामी होती है, तो कभी तूफान कोई, हालांकि आप कहें तो तूफान, सुनामी, तूफान ये सब क्या होते हैं, महासागरों में आते रहते हैं। उसी में एक एक्टिविटी उसमें होती है जिसे बोलते हैं ज्वार और भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्या होता है, आप ये समझिए कि सामान्य जल स्तर जो होता है, यानी कि जब एक निश्चित किया गया है कि सागरों का जो जल स्तर है वो सामान्य है, उसी सामान्य जल स्तर से जब जल का स्तर ऊपर उठ जाए तो उसे ज्वार बोलेंगे, और उस जल स्तर से नीचे जब उस जल का स्तर चला जाए तो उसे भाटा बोलेंगे। यानी कि सागरों में जल के स्तर के उतार और चढ़ाव को ज्वार भाटा बोलते हैं। अब कब इसे भाटा बोलेंगे, कब ज्वार बोलेंगे, इसे समझते हैं। इसे फिगर के माध्यम से भी बताते चलूंगा। जो चीज़ें इसमें देखिए मैं बताते चलूंगा, उसमें फिगर भी पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जल स्तर का ऊपर उठना और जल स्तर का नीचे जाना क्या है, ज्वार भाटा है। अब इसमें कौन सा ज्वार है, कौन सा भाटा है। सपोज दैट ये क्या है, हमारा महाद्वीप है और ये महासागर आ गया। यहाँ पर जल स्तर क्या है, इस समय जल स्तर खूब बढ़ गया, जल स्तर खूब बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। ये क्या हो गया हमारे, और ये हमारा जो जल स्तर ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, ज्वार बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ज्वार की स्थिति बोलेंगे। और जब जल स्तर हमारा नीचे हो जाए, यहाँ क्या था, ऊपर ऊंचाई पे था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जल स्तर नीचे चला गया, तो इसे हम बोलेंगे कि भाटा है ये। यानी कि देखिए, जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार है और जल स्तर का नीचे गिरना क्या है, भाटा है। बड़ा जनरली चीज़ है, आसान चीज़ है, इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा कि बहुत हार्ड है, ये ऐसा नहीं है, कॉमन चीज़ है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। यानी कि बस ये समझिए कि ज्वार का ऊपर जल का स्तर का ऊपर उठना क्या है, ज्वार है, और जल स्तर का नीचे गिरना क्या है, भाटा है। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो सुनामी को भी ज्वार भाटा समझते होंगे कि सुनामी जो है वो ज्वार भाटा है। या ये भी ना समझिएगा कि जो ज्वार भाटा है खूब ऊँची ऊँची लहरें आएंगी उसमें, नहीं। बस ये बात आप ध्यान देख चलिए कि सामान्य जल स्तर से जल स्तर जब ऊंचा हो जाए तो क्या रहेगा, ज्वार रहेगा, और उसी सामान्य स्तर से सामान्य जल स्तर से नीचे चला जाए वो भाटा है। अब ये सामान्य जल स्तर इसे समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ज्वार आ गया है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ ज्वार है, और यहाँ फिर या यही जल स्तर जब यहाँ आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, भाटा आ गया। ये क्या हो गया, भाटा हो गया। इसी में एक बीच में एक निश्चित कर दिया जाता है कि ये क्या है, हमारा जल स्तर है, सामान्य जल स्तर हमारा ये रहेगा। अगर इसके ऊपर गया तो इसे हम ज्वार बोलेंगे, और इससे नीचे गया तो इसे भाटा बोलेंगे। तो ये है ज्वार एवं भाटा, जिसे बोलते हैं टाइड्स एवं ईप्स। इसे क्या बोलेंगे, टाइड्स बोलेंगे, इंग्लिश में इसे टाइड्स बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ईप्स बोलते हैं। तो ये है टाइड्स यानी कि ज्वार, और ये है ईप्स यानी कि भाटा। इसमें तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। इसमें जो मतलब कि ज्वार एवं भाटा के दौरान क्या होता है, इसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसे ज्वारी तरंग बोलते हैं।
तो इसमें क्या ज्वार जब आता है तो उसमें क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसे बोला जाता है ज्वारी तरंग बोला जाता है। अब ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बड़े कूल माइंड से समझिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ आप मत तो वो कन्फ्यूजन मत उत्पन्न कीजिएगा, आराम से समझिए। बस जल स्तर जब क्या हो ऊपर हो जाए सामान्य स्तर से तो उसे ज्वार बोलेंगे, और वही नीचे चला जाए तो उसे भाटा बोलेंगे। ये स्तर मतलब ये काम अक्सर प्रतिदिन ये महासागरों में होता रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि महीनों या साल में होगा, ये प्रतिदिन की गतिविधि है, ये प्रतिदिन महासागरों में ये घटनाएं होती रहती हैं। अब बात आती है कि ये इसका कारण क्या है। तो आपको बता दूं, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि ज्वार भाटा अब आ रहा है महासागर में, तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे तो कोई रीज़न होगा। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में हम कई चीज़ ऐसी पढ़ी हैं कि कोई गतिविधि अगर हमारे अर्थ पे हो रही है, चाहे अर्थ पे चाहे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्यों हो रही है ये तो जरूर पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है ज्वार भाटा क्यों आता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा की वजह से आता है। आप कहेंगे अभी सूर्य चंद्रमा कहाँ से आ गया, जो ज्वार भाटा आ रहा है महासागरों पे आ रहा है, महासागर अर्थ पे है, तो सूर्य से और चंद्रमा से क्या मतलब। तो दोस्तों आप लोग पता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम सुने होंगे, आकर्षण शक्ति का नाम सुने होंगे। तो जो हमारे सागरों के जल है उस पर क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और अपकेंद्री बल, तीन कारण हैं। कोई पूछे तो क्या बताएंगे, ज्वार और भाटा का तीन कारण, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा गुरुत्वाकर्षण सूर्य की आकर्षण शक्ति, और तीसरा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल यानी कि जो आपके धरातल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या करता है, वहाँ संतुलन बनाने का काम करता है। तो ये तीन कारण हैं जो ज्वार भाटा को लाते हैं। कौन, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य की आकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इन्हें समझते हैं। आप कहेंगे चंद्रमा कैसे लाता है ज्वार भाटा, इसे भी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, गोल नहीं बना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ी हो गई तो आप उसे समझ सकते हैं। ये क्या है, हमारी अर्थ है, और ये क्या है, हमारा मून है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया है कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या करते हैं, उसके जल स्तर को, जल को क्या करते हैं, खींचते हैं। अब जैसे मान लीजिए सूर्य या चंद्रमा है तो ये क्या करेगा, पृथ्वी पे जो महासागर है उसी जल को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षण शक्ति की वजह से खींचेगा, यहाँ के जल के स्तर को खींचेगा। और जब ये खींचेगा तो यहाँ के जल स्तर में उभार आ जाएगा, तो वही जल स्तर वहां बढ़ गया, और मैंने बताया है कि जल स्तर बढ़ा तो इसका मतलब ज्वार आएगा। तो चंद्रमा या यहाँ अगर सूर्य है, ये क्या करेगा, जल यहाँ जब सामने आएगा, पृथ्वी के जिस स्थान के सामने आएगा वहां के जल स्तर को खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो यहाँ जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, और जल स्तर ऊंचा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर ज्वार बोलेंगे उसे। अब बात ये आती है चंद्रमा और सूर्य क्या करते, दोनों करते हैं, जी हाँ, दोनों आकर्षण शक्ति की वजह से क्या होता है, वहां पे ज्वार आता है। लेकिन बात ये है कि अब इसमें से ज्यादा आकर्षित कौन करता है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य में गुरुत्वाकर्षण यानी कि आकर्षण शक्ति ज्यादा है, वो ज्यादा आकर्षित करेगा। लेकिन सूर्य क्या होती है, सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से उसका ज्यादा प्रभाव पृथ्वी के सागरों पर नहीं पड़ पाता, या पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, जो आकर्षित करता अपनी तरफ। बात को समझिए कि सूर्य की दूरी ज्यादा है, इस वजह से वो भले से उसकी मतलब आकर्षण शक्ति ज्यादा है, वो आकर्षित ज्यादा करेगा, लेकिन दूरी कम होने की वजह से पृथ्वी ज्यादा महसूस नहीं कर सकती उसकी आकर्षण शक्ति को। अपेक्षिता चंद्रमा का ज्यादा महसूस करती, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सूर्य की अपेक्षा नजदीक है। इस वजह से सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा ज्वार को उत्पन्न करने में ज्यादा आकर्षित करता है, यानी कि जल धाराओं को ज्यादा आकर्षित करेगा चंद्रमा। तो देखिए जैसे कि यहाँ चंद्रमा है, ये क्या करेगा, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के जल स्तर को क्या करेगा, खींच लिया। अब जब ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उभार आ जाएगा। तो यही जो उभार आएगा इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि बोलेंगे कि इस स्थान पे क्या आ गया, ज्वार आ गया, ये ज्वार आ गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी स्थान पे अगर ज्वार आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी स्थान पे आएगा, यानी कि अगर चंद्रमा इस बिंदु, यहाँ पे कोई स्थान है, पृथ्वी का कोई स्थान है, यहाँ पे एकदम ठीक सामने पड़ रहा है, तो चंद्रमा एकदम ठीक सामने अपने क्या करेगा, वहां के जल स्तर को उभार देगा, और उभार देगा तो उसे ज्वार बोलेंगे। लेकिन पृथ्वी पे केवल यहीं पर नहीं ज्वार आएगा, ये आपका ठीक 180 डिग्री पीछे जाएंगे, 180 डिग्री यहाँ पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक क्या हो रहा है, ज्वार आ जा रहा है। चंद्रमा क्या कर रहा है, एक तो पहले सबसे आगे वाले अपने सामने वाले को आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ ज्वार आ रहा है। लेकिन ये भी बताया गया कि पृथ्वी पर क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या जो अपकेंद्री बल है, अपकेंद्री बल के कारण क्या होगा, पृथ्वी पर संतुलन का काम किया जाता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पर भी एक ज्वार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एक तो चंद्रमा के ठीक सामने आएगा, और एक क्या है, इसके पीछे वाले साइड एकदम 180 डिग्री वापस बैक जाएंगे तो वहां पर एक ज्वार देखने को मिलेगा। यानी कि 2 बार ज्वार आएंगे,
चंद्रमा क्या कर रहा है, एक बार यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे ज्वार, यहाँ ज्वार आया, यहाँ ज्वार आया। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पहुंच गया तो यहाँ ज्वार आएगा और यहाँ ज्वार आएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ ज्वार आएगा, यहाँ ज्वार आएगा। चंद्रमा यहाँ पहुंचा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी कि एक तो एकदम ठीक सामने आएगा ज्वार, एक उसके ठीक 180 डिग्री पीछे आएगा ज्वार। तो ये क्या, ये वाला क्यों आ रहा है, अब केंद्रीय बल के कारण, ताकि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। और ये तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से आ रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी क्या करेगा, चंद्रमा अगर यहाँ पे ज्वार आ रहा है तो ठीक एक ज्वार और आएगा उसके पीछे वाले साइड में, एकदम ठीक 180 डिग्री पीछे जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो जगह ज्वार आ गया, एक ये ज्वार हो गया और एक ये वाला ज्वार हो गया। ये क्या हो गया, ज्वार हो गया। तो जब यहाँ पे जल स्तर ऊंचा उठ गया तो यहाँ से जल क्या होगा, तनाव होगा, जल खींचेगा। तो जल खींचेगा तो ये वाला यहाँ पे जल स्तर नीचे हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ भाटा आ गया, यहाँ क्या आ गया, भाटा आ गया। जब यहाँ पे ज्वार आ गया और यहाँ से जल स्तर नीचे हो गया, जल स्तर गिर गया तो भाटा हो गया। हमें पता है कि जल स्तर नीचे गिरेगा तो भाटा होगा और जल स्तर ऊपर उठेगा तो ज्वार होगा। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा जहाँ पे आकर्षित करेगा ठीक उसके पीछे भी एक ज्वार रहेगा और बाकी जगह क्या होगा, ये भाटा रहेगा। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। अभी आपको कोई दुख पीड़ा दर्द अभी नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग बड़ी आसानी से समझ रहे हैं कि क्या है ज्वार और क्या है भाटा। और आई होप कि आप लोगों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज्वार भाटा अभी समझ में आ गया है। एक बार आप सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए कि मैंने क्या बताया है, कि जहां पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा रहेगी, एकदम चंद्रमा के ठीक सामने, वो क्या रहेगा, वहाँ ज्वार ज़्यादा आएगा। एक उसके पीछे आएगा, जिसे एक इसके एकदम 180 डिग्री पीछे रहेगा। और जहाँ पे जल स्तर नीचा हो जाएगा, बाकी जगह यहाँ जल स्तर ऑब्वियसली नीचा हो जाएगा, क्योंकि जल यहाँ खींच के यहाँ चला आया, इधर का जल इधर, इधर का इधर खींच के चला गया। तो यहाँ पे बाकी जगह क्या होगा, भाटा आएगा, क्योंकि जल स्तर वहाँ पे गिर जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं, कैसे वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात आती है कि कब ज्वार आएगा, कब भाटा आएगा। अभी कुछ और जानना है इसमें हमें, कि आप कहते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि ज्वार कब आएगा। कहा जाता है कि अब समय पता होता है सबको कि कब ज्वार आएगा, कब भाटा आएगा। ऑब्वियसली ये बातें पता हैं, और ये कैसे पता चलती हैं इसको अब हम जानेंगे कि कब ज्वार आएगा, कि कब भाटा आएगा महासागरों में। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप लोगों के मन में अगर कोई ये शंका आ रही होगी कि अगर किसी स्थान पर क्या है कि स्थलखंड आ गया, क्या हो रहा है, स्थलखंड आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज्वार कैसे आएगा तब। तो आपको पता है कि स्थलखंड के पीछे भी एक क्या होगा, उस पर आकर्षित तो करेगा, और उसके पीछे अगर सागर है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज्वार आ जाएगा। हालांकि स्थल को तो वहाँ पे ज्वार उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन उसके पीछे वाले पे, अगर स्थल यहाँ आ गया यहाँ नहीं करेगा, उसके पीछे वाले पे अगर है तो वहाँ पर क्या करेगा, ज्वार आ जाएगा। अब बात ये आती है कि कब हम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति ज़्यादा रहेगी अपेक्षित सूर्य के। चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति रहेगी वो सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बार बार, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति क्या रहेगी, सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज़्यादा है। इस वजह से चंद्रमा जो है वो ज़्यादा आकर्षित करेगा ज्वार को। अब बात ये आती है कि कब कब ज्वार आते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि प्रतिदिन 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आते हैं। ये एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। प्रतिदिन किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। जब आप ये बात जान जाएंगे फिर आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा, मान लीजिए एक आ गया, अब दूसरा कब आएगा। तो क्या किया गया है, अंतराल उसका किया गया है कि इतने घंटे बाद दूसरा ज्वार आएगा, फिर इतने घंटे बाद दूसरा ज्वार आएगा, इतने घंटे बाद भाटा आएगा, इतने घंटे बाद ज्वार आएगा। तो ये बातें चलिए जानते हैं। तो आपको पहले क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ, फिर फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, आपका चंद्रमा है ये, और इधर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ठीक बना दे रहा हूँ, वैसे आपको अभी उससे नहीं समझाना है। अब ये पृथ्वी को आप भूल जाइए, आप बस चंद्रमा ध्यान दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि गोल रहेगा, लेकिन मैंने समझा, इससे अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करेगा, सामने है और ये चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी पर आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, पृथ्वी को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वार आ गया, ज्वार जल स्तर ऊंचा हो गया तो ये ज्वार आ गया। लेकिन हमें पता है पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है, और ये 24 घंटे बाद पुनः ऐसे घूम के आएगी और 24 घंटे बाद फिर पुनः इसी स्थिति में आ जाएगी। तो क्या करती है, इस पर आकर्षित करती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ज्वार आ गया। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम जाती है।
तो ठीक इसके 12 घंटे बाद पृथ्वी इस कंडीशन में आ जाएगी, ऐसी स्थिति में आ जाएगी। यानी कि जो पहले वहाँ पे था अब वो यहाँ घूम के चला आया। अब ये यहाँ 12 घंटे में घूम के यहाँ आया, 12 घंटे बाद फिर करेगा, यानी 24 मैनेज हो जाएगा। 12 घंटे में आधा किया, फिर 12 घंटे में आधा करेगा तो 24, यानी कि 24 घंटे में वहाँ फिर दोबारा पहुँच जाएगी। तो फिर पृथ्वी क्या करती है, यहाँ पे ऐसे घूमती है और फिर करेक्ट 24 घंटे बाद एकदम ये यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसका मतलब ज्वार आएगा नहीं, ठीक 24 घंटे बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन साथ में ये भी तो घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये बैठा नहीं रहेगा एक जगह। तो चंद्रमा भी घूम रहा है ऐसे। तो जब पृथ्वी मुड़ के यहाँ ऐसे पहुंचेगी और इसे पता चलेगा कि सामने से चंद्रमा तो हट चुका है और ये देखेगी कि चंद्रमा अब यहाँ पहुंच गया है, तो पृथ्वी कहेगी थोड़ा सा मुझे और घूमना पड़ेगा। तब ये वाला स्थान अगर सामने एकदम लाना है चंद्रमा के, तो पृथ्वी को और कुछ देर यहाँ पे घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक इसके सामने आने के लिए इसे 52 मिनट लग जाता है। यानी कि 24 घंटा में तो एक चक्कर पूरा कर ली, लेकिन ठीक पहली की स्थिति में यानी कि इसके ठीक सामने फिर से चंद्रमा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 52 मिनट और इसे ऐसे घूमना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, पूरा कर लेती है। लेकिन जब वो पूरा कर लेती है तो चंद्रमा थोड़ा और आगे बढ़ गया रहता है। अब फिर से पृथ्वी को वहां तक पहुंचने के लिए 52 मिनट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि 24 आवर एंड 52 मिनट, यानी कि एक बार किसी स्थान की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि देशांतर की बात कर रहा हूं। जैसे फिर से देख समझिए, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री देशांतर है। सपोज दैट 10 डिग्री या 20 डिग्री, अब जो मान लीजिए 10 डिग्री देशांतर है अभी चंद्रमा के सामने। अभी फिर 10 डिग्री को चंद्रमा के सामने आने में फिर इसी को कि यहाँ पे फिर ज्वार आएगा, तभी जब चंद्रमा के सामने आएगा तभी ज्वार आएगा। तो फिर से आएगा जब सामने तो पता चलेगा चंद्रमा आगे बढ़ गया, तो इसलिए 10 डिग्री देशांतर इसके सामने नहीं पड़ रहा है। तो इसको चंद्रमा के सामने लाने के लिए थोड़ा सा पृथ्वी को और घूमना पड़ेगा, तब जाके चंद्रमा और पृथ्वी क्या होंगी, 10 डिग्री इसका देशांतर इसके सामने होगा, तब जाके यहाँ पे फिर ज्वार आएगा। तो यानी कि पूरा घूमने में से कितना लगा, चंद्रमा की उसी स्थिति में फिर आने में 24 घंटे 52 मिनट। तो यहाँ पे मैंने जैसे ज्वार की बात की कि एक चक्कर से पूरा किया, तो उसी स्थान पे उसी देशांतर की बात कर रहा हूँ मैं। 24 घंटे 52 मिनट में ज्वार आएगा, लेकिन हमें पता है कि 2 बार ज्वार आएगा। तो इसी में से आप 2 बार बांट दीजिए, 12 घंटे हो गए 12 आवर, और ये आपका हो गया 26 मिनट। ये क्या हो गया, ज्वार की बात होगी। यानी एक ज्वार आया, फिर 12 घंटे 26 मिनट बाद एक और ज्वार आएगा, फिर 12 घंटे 26 मिनट बाद एक और ज्वार आएगा, फिर 12 घंटे 26 मिनट बाद एक और ज्वार आएगा। यानी कि 24 घंटे में और 52 मिनट पूरा लेके करें तो यहाँ पर 2 बार ज्वार आता है। क्या आता है, 2 बार ज्वार आता है, और इसके बीच का अंतराल कितना रहता है, 12 घंटे 26 मिनट का रहता है। ये ज्वार की बात हो गई है, ठीक है, ये ज्वार की बात हो गई। अब इसी में भाटा कब आएगा, तो अब इसी में हमें पता है जल स्तर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है इतना, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट बाद जल उठेगा, ज्यादा ऊपर जाएगा। जब ऊपर उठेगा तो उसी को हम ज्वार बोलेंगे। और भाटा कब आएगा, तो आप भाटा को कर दिए 6 घंटे और 13 मिनट में क्या होगा, भाटा आएगा। इसे इस तरह से समझिए कि पहले क्या आया, ज्वार आया, फिर क्या आया, भाटा आएगा। ऑब्वियसली एक बार ज्वार आ जाएगा, फिर जल स्तर गिरेगा, फिर उसे भाटा बोलेंगे, फिर भाटा आ गया, फिर एक बार उसके बाद की स्थिति में ज्वार आएगा, फिर उसके बाद की स्थिति में भाटा आएगा। तो यहाँ ज्वार से भाटा कब आएगा, आने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे 13 मिनट, ये ज्वार से भाटा आने में। फिर भाटा से ज्वार आने में 6 घंटे 13 मिनट, फिर ज्वार से भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट। यानी कि अगर ज्वार से भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट लग रहे हैं, फिर भाटा से ज्वार आने में 6 घंटे 13 मिनट, फिर ज्वार से भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट लग रहे हैं। अगर हम ये पूछें कि ज्वार से एक ज्वार आया, फिर उसके बाद दूसरा ज्वार कब आएगा, तो अब जोड़ लीजिए ये कितना हो गया, 6 घंटे 12 घंटे, और ये हो गया आपके 26 मिनट। तो 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आएगा। या अगर भाटा पूछा जाता है तो एक ज्वार के बाद भाटा कब आएगा, तो 6 घंटे 13 मिनट बाद। तो भाटा जरूर, ऐसा नहीं है कि ज्वार आया तो फिर तुरंत ज्वार आ जाएगा, ज्वार आएगा फिर भाटा आएगा फिर ज्वार आएगा। तो आप इस तरह से टाइम आप निकाल सकते हैं कि कितने देर बाद कितना ज्वार भाटा आएगा। यानी कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन 2 बार भाटे आएंगे, ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा।
ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन 2 बार ज्वार आएंगे, 2 बार भाटा आएगा। उनके बीच का अंतराल क्या है, कितने देर पे ज्वार आएगा, कितने देर पे फिर भाटा आएगा, फिर कितने देर पे ज्वार आएगा, या कितने देर पे एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार के बीच कितना अंतराल आ रहा है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर देशांतर पे क्या हो रहा है, 2 बार ज्वार आएगा। क्या है, किसी, या आप कह सकते हैं किसी स्थान पर 2 बार ज्वार आएगा, जो कि सागरों में होगा, जल स्तर ऊपर उठेगा। तो ये हो गया ज्वार भाटा कब आएंगे और कैसे आते हैं। तो एक बार फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर चंद्रमा सामने पड़ गया है तो वहाँ पे जल का उभार हो जा रहा है, तो इसे बोलेंगे ज्वार बोलेंगे। ठीक इसके पीछे 180 डिग्री पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी उभार होगा। संतुलन अपकेंद्रीय बलों के कारण क्या होगा, यहाँ पर भी उभार हो जाएगा, जिसे यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, ज्वार आ गया। यानी कि एक यहाँ ज्वार आया, एक यहाँ ज्वार आया, फिर यहाँ पे जल स्तर गिर जाएगा, यहाँ पे यानी कि जल नीचे चला गया, जिसे बोलेंगे भाटा आ गया। यहाँ पे भी भाटा हो गया। और दूसरा, मून में, चंद्रमा में ज़्यादा रहता है, बल्कि सन में जो आकर्षण शक्ति रहती है वो कम रहती है, इसलिए मून ज़्यादा आकर्षित करता है जो ज्वार भाटा को उत्पन्न करने में। तो आई होप कि आप लोगों को ये ज्वार भाटा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आते हैं, क्या कारण है, और ये कितने समय अंतराल पे ये आते रहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों, जो आगे बात है इसमें अब ये पढ़ी जाती है कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या खासियत होती है, कौन से ज़्यादा बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं। तो ये सब बातें ज्वार भाटा के प्रकार में जाना जाएगा। तो ये बात जो है ज्वार भाटा का प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या है बृहत ज्वार, क्या है दीर्घ ज्वार, क्या है लघु ज्वार, दैनिक ज्वार, ये जितने भी हैं सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, और फिगर के माध्यम से और जितने भी एग्जाम्पल होंगे इन सब के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों की अच्छे समझ में आ गया है। तो आपको एक बार पहले एक जानकारी दे दूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। साथ में यहाँ से सेलेक्टेड टॉपिक लिया जा रहा है कि कुछ टॉपिक आप लोगों को शेयर किया जाए। कोशिश किया जा रहा है कि अब हम लोग को ऐसी टॉपिक शुरू किया जाएगा जिससे कि हम लोग का कुछ जो कॉमन क्वेश्चन रहेगा वो तैयार हो, या आप कह सकते हैं CUET का तो मेन पर्पज़ है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन जो आपके दूसरी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आप लोग जरूर दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किए होंगे, CUET के अलावा जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट रहेगा। साथ में आपका जो सेक्शन ए वाला एग्जाम होगा CUET में, उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए अब वैसे शुरू किया जाएगा। साथ में आपका ज्योग्राफी का भी चलता रहेगा, और सेलेक्टेड पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। फिर दोस्तों हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।